नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास निर्मला की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि लगभग 100 साल पहले के समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें एक 15 साल की लड़की की टूटती हुई जिंदगी का अक्स दिखता है। हमारे पास जो अंश हैं वो निर्मला की कहानी की शुरुआत से लेकर उसके दर्दनाक अंत तक का पूरा सफर दिखाते हैं। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजहें थीं जिन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी को एक अंतहीन त्रासदी में बदल दिया। कैसे एक छोटा सा शक समाज का दिखावा और हालात का फेर एक पूरे परिवार को बिखेर के रख देता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की पहली तस्वीर है एक छत पर खड़ी 15 साल की निर्मला, जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी और डर है। उसकी छोटी बहन कृष्णा तो बहुत चहक रही है। उसे तो बस अच्छे अच्छे गहने, बाजे गाजे, मेहमानों और मतलब दावत का इंतजार है। वो निर्मला से पूछती भी है कि दीदी तुम खुश क्यों नहीं हो, पर निर्मला छत पर अकेली गुमसुम खड़ी आसमान को देख रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई पंछी हो जो उड़कर कहीं दूर चले जाना चाहती हो। ये सिर्फ शादी की घबराहट तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घबराहट से कहीं ज्यादा गहरा है। प्रेमचंद यहाँ पहले पन्ने से ही एक मनोवैज्ञानिक तनाव बना रहे। कृष्णा का उत्साह उस समय की एक आम लड़की की सोच को दिखाता है, जिसके लिए शादी एक उत्सव है। लेकिन निर्मला का मौन और उसकी उदासी एक तरह का पूर्वाभास है, एक अनकही चेतावनी। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि जिस भविष्य की तरफ उसे धकेला जा रहा है वो वैसा सुनहरा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। और ये डर तब और भी भयानक हो जाता है जब वो एक सपना देखती है। ये सपना वाकई में परेशान कर देने वाला है। वो देखती है कि वो एक नदी के किनारे अकेली खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा है और उसे नदी पार करनी है। तभी एक बहुत सुंदर नाव आती है, लेकिन मल्लाह उसे देखकर कहता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। यही रुकिए, ये सपना ये महज एक सपना नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है, उसका ब्लूप्रिंट है। प्रेमचंद ने ये सपना कहानी की शुरुआत में ही क्यों रखा? ये सिर्फ भविष्य नहीं बता रहा, बल्कि ये निर्मला के अवचेतन मन की आवाज है। वो सुंदर नाव एक आदर्श जीवन, एक खुशहाल शादी का प्रतीक है, जिसकी हर लड़की उम्मीद करती है। लेकिन समाज यानी वो मल्लाह उसे साफ साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके हालात अब बदल चुके हैं। और फिर उसे एक टूटी फूटी डोंगी में बिठा दिया जाता है जिसमें पानी भर रहा है और वो डूबने वाली है। ये डोंगी ही उसकी असल किस्मत है, एक बेमेल दुख भरा विवाह जो उसे धीरे धीरे डुबो देगा। ये कितना प्रतीकात्मक है कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके लिए कोई सुंदर नाव नहीं बनी है। बिल्कुल। और ये एहसास उसके हर फैसले पर, हर रिश्ते पर एक साए की तरह रहेगा। प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि निर्मला की त्रासदी अचानक नहीं होगी, इसकी नींव तो पहले ही रखी जा चुकी है। कहानी में पहला बड़ा भूचाल तब आता है जब निर्मला के पिता वकील उदय भानुलाल की मौत हो जाती है। और उनकी मौत की वजह भी बड़ी अजीब है। शादी के खर्च को लेकर पति पत्नी में बहस होती है। पिता समाज में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए 10,000 खर्च करना चाहते हैं, जबकि घर में पैसे हैं नहीं। हाँ, माँ कहती है कि कर्ज लेकर इतनी धूमधाम करने की क्या जरूरत है, और यही बहस ही उस परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती है। उदय भानुलाल का अहंकार देखिए। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए वो घर से नाराज होकर निकल जाते हैं, ये नाटक करते हुए कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। उनका इरादा सिर्फ अपनी पत्नी को डराना था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, रास्ते में उनका सामना एक पुराने दुश्मन मंतई से हो जाता है, जिसे उन्होंने किसी मुकदमे में सजा दिलवाई थी। और मंतई मौके का फायदा उठाकर लाठी से मारकर उनकी हत्या कर देता है। जिस झूठी शान को बचाने के लिए वो इतना बड़ा नाटक कर रहे थे, उसी ने उनकी जान ले ली। यहाँ प्रेमचंद का व्यंग्य बहुत तीखा है। वो दिखा रहे हैं कि उस समाज में इज्जत और शान की कीमत एक इंसान की जान से भी ज्यादा थी। उदय भानुलाल का गुस्सा और अहंकार सीधे सीधे उनकी मौत की वजह बनता है। ये एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये उस पूरी सोच की हार है जो दिखावे पर जीती है। और इस अहंकार की कीमत सिर्फ उदय भानुलाल ने नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा निर्मला ने चुकाई। पिता की मौत के बाद जो रिश्ता उसका सहारा बन सकता था, वही सबसे पहले टूट गया। लड़के के पिता बाबू भालचंद्र सिन्हा, जो पहले बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे थे। हाँ, और उनका पलटना तो देखने लायक है। प्रेमचंद ने इस किरदार के जरिए समाज के पाखंड को
मतलब बिल्कुल नंगा कर दिया है। भालचंद्र कहते हैं, मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक प्रगतिशील सोच वाला इंसान। जी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उदय भानुलाल की मौत हो गई है और अब दहेज में मोटी रकम नहीं मिलेगी, उनका सारा आदर्शवाद हवा हो जाता है। वो फौरन बहाना बनाते हैं कि शादी से ठीक पहले घर में मौत होना तो बहुत बड़ा अपशकुन है, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। और उनका बेटा भुवन मोहन तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। वो साफ कहता है कि उसे या तो 1 लाख रुपए नकद चाहिए या फिर किसी अमीर विधवा की इकलौती बेटी, ताकि सारी जायदाद उसी को मिले। ये दिखाता है कि उस पढ़े लिखे तथाकथित सभ्य समाज में भी रिश्ते का आधार पैसा था, इंसान नहीं। निर्मला की कीमत उसकी खूबसूरती या गुणों से नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाले दहेज से थी। दहेज गया तो रिश्ता भी गया। इस धोखे के बाद निर्मला की किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से उसकी असली त्रासदी शुरू होती है। उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के विधुर मुंशी तोताराम से तय कर दिया जाता है। तोताराम के पहले से ही 3 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मनसाराम निर्मला से सिर्फ कुछ ही साल छोटा है। निर्मला के लिए ये पति नहीं बल्कि एक पिता समान व्यक्ति है। और यहीं से कहानी का मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है। तोताराम मतलब वो दिल के बुरे इंसान नहीं है। वो निर्मला को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए गहने लाते हैं, उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में बैठी एक गहरी हीन भावना, एक असुरक्षा का भाव ही पूरे परिवार को ले डूबता है। वो जानते हैं कि वो एक 40 साल के आदमी है और निर्मला सिर्फ 15-16 साल की लड़की। ये उम्र का फासला उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। और उन्हें हमेशा लगता है कि निर्मला उनसे खुश नहीं है, जो कि एक तरह से सच भी था। हाँ। और ये असुरक्षा बहुत जल्द एक भयानक शक में बदल जाती है। तोताराम को अपनी पत्नी निर्मला और अपने सबसे बड़े बेटे मनसाराम के बीच का सहज रिश्ता खटकने लगता है। निर्मला मनसाराम से थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखती है, उसके साथ हंसती बोलती है, क्योंकि वो दोनों हम उम्र जैसे ही हैं। लेकिन तोताराम अपनी इनसिक्योरिटी के चश्मे से इस रिश्ते को देखते हैं और उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ प्रेमचंद का कमाल देखिए। तोताराम का शक सिर्फ उनकी उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि उस जमाने के पितृसत्तात्मक ढांचे का नतीजा है, जहाँ एक पति अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझता है। निर्मला की हंसी या उसका पढ़ना उसे एक व्यक्ति के तौर पर उभरता हुआ दिखाता है, जो तोताराम के मालिकाना हक के लिए खतरा है। उसका शक असल में निर्मला या मनसाराम के चरित्र पर नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण के खो जाने का डर है। तो वो अपनी कमियों को उन दोनों के रिश्ते पे थोप रहे हैं। बिल्कुल। और एक दिन वो बिना किसी सबूत, बिना किसी बातचीत के मनसाराम पर आवारागर्दी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे बोर्डिंग हाउस भेजने का फैसला कर लेते हैं। ये फैसला उस घर के ताबूत में पहली कील साबित होता है। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, जहां एक बेबुनियाद शक एक निर्दोष लड़के की जिंदगी छीनने वाला है। तोताराम को लगता है कि वो बेटे को सुधारने के लिए भेज रहे हैं, पर असल में वो अपने रास्ते से एक कांटा हटा रहे हैं, जो उन्हें उनकी उम्र और कमियों का एहसास दिलाता है। और इसका नतीजा इतना भयानक होता है कि सुनकर ही दिल बैठ जाता है। मनसाराम, जो अपने पिता और अपनी नई माँ, जिसे वो बहुत इज्जत देता था, दोनों से मिले इस धोखे और झूठे कलंक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका दिल टूट जाता है, वो बीमार पड़ जाता है और अस्पताल में तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। मनसाराम की मौत सिर्फ बीमारी से नहीं होती, वो मानसिक पीड़ा से होती है। इसे आज की भाषा में साइकोसोमैटिक कह सकते हैं, जहां मन का दुख शरीर को बीमार कर देता है। उसे लगता है कि जिस पिता के लिए वो सब कुछ था, उन्होंने एक अजनबी औरत के लिए उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। ये विश्वासघात उसे अंदर से मार देता है। ये घर की पहली ईंट थी जो एक शक की वजह से गिरी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बेटे की मौत के बाद घर का माहौल और भी जहरीला हो जाता है। दूसरा बेटा जियाराम बागी हो जाता है। उसे लगता है कि इस घर में न प्यार है न न्याय, और एक दिन वो घर से निर्मला के गहने चुराकर भाग जाता है। बाद में खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली। जियाराम का ये कदम भी उसी चेन रिएक्शन का हिस्सा है। उसकी चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, वो उस घर के खिलाफ एक विद्रोह था। शायद उसे लगता था कि निर्मला ही इन सब मुसीबतों की जड़ है, इसलिए उसने उसी के गहने चुराए। ये उसका तरीका था उस व्यवस्था से बदला लेने का जिसने उसके भाई की जान ले ली थी। तो एक शक ने पहले बेटे को मानसिक पीड़ा से मारा। हाँ, और उसी शक से पैदा हुए अविश्वास और नफरत ने दूसरे बेटे को अपराधी और फिर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। घर में आप सिर्फ सबसे छोटा बेटा सियाराम बचता है। वो इस मातम, अकेलेपन और उपेक्षा के माहौल में घुटने लगता है और एक दिन वो भी चुपचाप घर से भाग जाता है।
अब मुंशी तोताराम के पास न बेटे रहे, न घर में कोई खुशी। वो पूरी तरह टूट जाते हैं। और एक दिन वो भी सब कुछ छोड़कर, निर्मला को अकेला छोड़कर। हाँ, निर्मला को अकेला छोड़कर कहीं चले जाते हैं। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ एक आदमी के मन में बैठे असुरक्षा के भाव और बेबुनियाद शक से। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि शक का जहर जब एक बार फैलना शुरू होता है तो वो एक एक करके हर रिश्ते को, हर इंसान को निगल जाता है। तोताराम ने अपने ही हाथों से अपना पूरा संसार उजाड़ दिया। और इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़ी निर्मला अब अपनी छोटी सी बेटी के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। गरीबी, बीमारी, अकेलापन और बदनामी का बोझ वो धीरे धीरे मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगती है। अंत में अपनी अंतिम सांसें लेने से पहले वो अपनी ननद से जो कहती है, वो शायद पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक संवाद है। वो कहती है, स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। वो अपनी बेटी को उन्हें सौंप देती है और इस दुनिया से चली जाती है। वो मरते दम तक अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही थी। और यही निर्मला की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो एक ऐसी निर्दोष आत्मा थी जो हालात, सामाजिक नियमों और एक आदमी के शक की भेंट चढ़ गई। उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे हर कदम पर सजा मिली। पिता के अहंकार की सजा, समाज के लालच की सजा और पति के शक की सजा। उसका अंत ये दिखाता है कि उस पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत की खुशी, उसकी इज्जत और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से पुरुषों की सोच और उनके फैसलों पर निर्भर थी। वो चाहें तो उसे रानी बना दें और चाहें तो बिना किसी वजह के मौत के मुंह में धकेल दें। निर्मला की कहानी एक डरावने सपने से शुरू हुई थी और एक खामोश, दुखद अंत पर खत्म हुई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे समाज की कहानी है, जहां लालच, शक और बेमेल रिश्तों ने एक जिंदा लड़की को पहले एक जिंदा लाश बनाया और फिर उसे निगल लिया। सोचने वाली बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी थी। आज हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ बदल गया है? क्या आज भी हमारे समाज में निर्मला जैसी लड़कियां नहीं हैं, जो दूसरों के फैसलों, शक और हालातों का शिकार हो जाती हैं, जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो निर्मला उपन्यास आज भी हमसे पूछता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।